हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखो, आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर और स्केलर को डिस्कस करेंगे। वेक्टर का मतलब सदिश राशियाँ और स्केलर का मतलब अदिश राशियाँ। बेसिकली मेरा आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। मैं इस लेक्चर को सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि फिजिक्स में कई जगह ये यूज होने वाला है। तो असल में ये फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सदिश या अदिश राशि होती क्या है। देखो, हिंदी में सा का मतलब होता है हाँ, यस, और आ का मतलब होता है नहीं। और ये दिस लिखा हुआ है ना, ये है असल में दिशा। तो यहाँ पर आप पढ़ो अदिश, आ माने नहीं, तो जिस राशि में दिशा नहीं हो उसको हम कहते हैं अदिश राशि। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। और सा मतलब हाँ, जिस राशि में दिशा हो उसको बोला जाता है सदिश राशि। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन। पर अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, जिनको दिखाने के लिए दिशा की कोई भी जरूरत नहीं होती है, उस राशि को कहते हैं अदिश राशि। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब मान लो आपने कहा कि 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि किस दिशा में है टेम्परेचर? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है दिशा की, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की ज़रूरत है। तो ये हो गई अदिश राशि। जैसे कि लंबाई हो गया, समय हो गया, डिस्टेंस यानी कि दूरी। मान लो मैंने आपसे पूछा कि ललितपुर और मुंबई के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो ललितपुर से मुंबई ले लो या मुंबई से ललितपुर ले लो, एक ही बात है, कोई दिशा की ज़रूरत तो है नहीं। एरिया, स्पीड मतलब कि चाल, टेम्परेचर मतलब तापमान, एनर्जी मतलब ऊर्जा, पावर मतलब शक्ति, और मास मतलब द्रव्यमान। ये सारी राशियां कैसी हैं? अदिश राशियां। अब बात करते हैं सदिश राशि। अदिश की बिल्कुल उल्टी सदिश है। सदिश में हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, इसके साथ साथ में दिशा भी चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने आपको धक्का दिया, तो आपका सबसे पहला सवाल होगा कि किस डायरेक्शन में धक्का दिया। या मैं आपसे कहूँ कि मैं ललितपुर से 5 किलोमीटर दूर गया, तो आपका सवाल होगा कि 5 किलोमीटर किस तरफ गए, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं गया 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर हमें दिशा चाहिए। तो वो भौतिक राशियाँ जिनको हमें दिखाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनको बोलते हैं हम सदिश राशियाँ। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वेलोसिटी मतलब वेग, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, वेट मतलब होता है भार, और मोमेंटम मतलब कि संवेग, जो कि होता है m/v। देखो, भार असल में पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जो बल है फोर्स, फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी कि सदिश राशि। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं मंदन, या फिर जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है रिटार्डेशन। तो आपको सदिश और अदिश राशियों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि सदिश राशियों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सदिश राशि है मान लो एक आपके पास, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो, सिंपली क्या करना है कि हमें बनाना है एक एरो, तीर बनाना है एक। जो तीर की दिशा होगी वो राशि की दिशा बताएगी, और जो तीर की लंबाई होगी उससे पता चलेगा हमें मैग्नीट्यूड। देखो कैसे, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो डायरेक्शन समझो आप, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे होता है हमेशा साउथ। ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। तो मुझे ये बताया गया कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैंने पहले तो ईस्ट की तरफ मुझे एरो बनाना है, तो कंफर्म हो गया। पर एरो कितना लंबा बनाना है, तो एक हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 5 न्यूटन के हमें बल को दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू 3 लाइन बनाना है यहाँ पर 1 न्यूटन।
मतलब कि 1 सेंटीमीटर अगर हम लंबा वेक्टर बनाएंगे तो 1 न्यूटन को बताएगा। तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबा एक एरो ड्रॉ किया, तीर, तो ये बताएगा 5 न्यूटन का बल किस दिशा में लगेगा, पूरब दिशा में लगेगा। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज की हमें जरूरत पड़ती है, वेक्टर का एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना। मान लो कि दो वेक्टर हैं, फोर्स ही ले लेते हैं, एक इधर की तरफ है दूसरा भी इधर की तरफ है। मान लो कि 5 न्यूटन का फोर्स था ईस्ट डायरेक्शन में, दूसरा था 8 न्यूटन का ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैं आपको बता दूं, अगर डायरेक्शन सेम है, ऐड करना है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, नंबर भी डायरेक्शन सेम हो तब। ये 8 + 5 हो गया 13 न्यूटन, डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट डायरेक्शन। जब भी वेक्टर है सदिश राशि तो हमें डायरेक्शन भी बतानी है और डायरेक्शन सेम रहेगी, ईस्ट। ऐसा किसी भी डायरेक्शन के लिए हो सकता था। मान लो एक छोटा सा वेक्टर ऐसा है और एक बड़ा सा वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को ऐड करने पर एक लंबा वेक्टर आ जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। अब बात आती है कि अगर डायरेक्शन सेम नहीं हो, अपोजिट हो, तब तो देख लेते हैं। देखो एक वेक्टर है ईस्ट में, दूसरा वेक्टर है वेस्ट में। अब इनमें से कोई एक तो बड़ा होगा ना, तो जो बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन ले लेंगे और मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम दोनों को माइनस करके। कैसे, मान लो कि ए वेक्टर था 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर था 8 न्यूटन का वेस्ट डायरेक्शन में, तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आया हमारा, 3 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम की तरफ। और ऐसे करके हम यहाँ पर बना देंगे। मान लो कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर लंबी हो, ये 8 सेंटीमीटर लंबी हो, यहाँ 3 न्यूटन को दिखाना है तो 3 सेंटीमीटर लंबी बना देंगे। ऐसे ही करते हैं हम सब्सट्रैक्शन। देखो सब्सट्रैक्ट करने में क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर था a और दूसरा वेक्टर था b। अगर आपको इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो सेम चीज अपनानी है आपको। आप ये मत देखो कि आप एडिशन कर रहे हो या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, सेम चीज एप्लीकेबल होगी। बेसिकली आपको रिजल्टेंट निकालना होता है और दोनों के तीर को देख करके क्या इसकी दिशा है, क्या मैग्नीट्यूड है। अगर सेम दिशा है या अपोजिट दिशा है तो आप बहुत ही आसानी से दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सेम दिशा होने पर जोड़ दो, अपोजिट दिशा होने पर घटा दो, सिंपल है। अब बात करते हैं कि अगर सेम दिशा नहीं है या फिर विपरीत दिशा नहीं है तब क्या किया जाए। तो उससे पहले बोर्ड को साफ कर दिया जाए। देखो मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह की है। जब भी हम वेक्टर को लिखते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं ए वेक्टर। इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस ऑफ ए या फिर सिंपली ए आप लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है वेक्टर बी वेक्टर। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों वेक्टरों को आपस में ऐड करना है आपको, तो देखो क्या करोगे। पहले तो आप ए वेक्टर को ड्रॉ करो, जो डायरेक्शन हो बिल्कुल सेम डायरेक्शन रखोगे इसके पैरेलल। मैंने यहाँ पर ए वेक्टर बनाया, इसको बोलते हैं हम टेल, इसको बोलते हैं हम हेड। तो पहले वाले के टेल से हेड तक बन गया। अब पहले वाले के हेड से बी वेक्टर को हमें ड्रॉ करना है, तो बी वेक्टर ड्रॉ हो गया, ए वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब हम पहले वेक्टर जो कि यहाँ पर ए वेक्टर है उसकी टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला दें, तो जो नया वेक्टर निकल के आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को। अगर मैं इसको आर वेक्टर लिखूं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। सिंपली है, देखो कुछ नहीं किया, हमें दो वेक्टर को जोड़ना था तो हमने पहले बनाया ए वेक्टर और ए ही वेक्टर के आगे कंटिन्यू करके बनाया हमने बी वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिला दिया। हमने देख लिया कि हमारा जो वेक्टर आया है वो आर वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को बताएगा। इसको कहते हैं हम ट्रायंगल लॉ, जो आप मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, पर अभी यहाँ पर बेसिक आप समझ लो। अब मान लो इसी सवाल में आपको कहा जाए कि ए वेक्टर से आपको बी वेक्टर को माइनस करना है, तो ये भी सिंपल है। देखो हमने बनाया पहले ए वेक्टर, इसके बाद में ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना वही है जो कि ए वेक्टर में माइनस के बी वेक्टर को ऐड करना है। सिंपल सी बात है, इसमें तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं। अब मैं आपको बताऊं,
कि कभी भी किसी भी वेक्टर के आगे माइनस का साइन लग जाए तो उसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो हो जाती है उसकी उल्टी। अब देखो यहाँ पर बी वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, ये रहा बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर कैसा बनेगा, स्क्रीन पर देखिए, माइनस बी वेक्टर बनेगा कुछ इस तरह का। अब हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे, तो वही ट्रायंगल लो जैसा कि हमने अभी किया था। हमने पहले ए वेक्टर बनाया, फिर हमने माइनस बी वेक्टर बनाया, तो माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी थी, तो इस तरह से हमने बना लिया माइनस बी वेक्टर। अब पहले वाले की हमने पूंछ से दूसरे वाले का हमने शीर्ष को मिला दिया, तो जो हमारे पास वेक्टर आया वो बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप समझ चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हमें माइनस करना है, मान लो कि हमें करना था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हमने ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर ऐड किया। अब मैंने आपको बताया कि वेक्टर के आगे माइनस लगे तो जिस वेक्टर के आगे माइनस लगेगा वो उल्टा हो जाएगा। बी वेक्टर इधर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हमने माइनस का बी वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट बना दिया, हमने रिजल्टेंट निकाल लिया और फाइनली आ गया हमारा आंसर। ये सब आपको करना है स्केल वगैरह का यूज करके। जनरली एग्जाम में आप इसे यूज नहीं करेंगे, पर आपको आना चाहिए, ये मैंने इसलिए बताया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में भी इसका कई जगह यूज होगा। अब हम बात करते हैं वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की। वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उससे पहले बोर्ड को हम करेंगे फिर से साफ। आप लोग कर लीजिए वीडियो को पॉज करके नोट। देखो, वेक्टर के गुणनफल दो प्रकार के होते हैं। किसका गुणनफल कर रहे हैं हम, वेक्टर का। पर वेक्टर का गुणनफल के बाद जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है, यानी कि सदिश भी आ सकता है और अदिश भी आ सकता है। अब सदिश आएगा तो हम लिखते हैं, मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम दो प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये सिंबल की वजह से बोला गया, इसमें हमने क्रॉस को यूज किया है और दूसरे वाले में हमने किया है डॉट को। डॉट वाला स्केलर होता है, क्रॉस वाला वेक्टर होता है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसकी वैल्यू जो आएगी, इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है, ये फॉर्मूला यूज होगा, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर। इसका आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां पर जो एन कैप है ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको बेसिकली बताता है सिर्फ और सिर्फ दिशा। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसी वजह से इसको हमने यूनिट वेक्टर बोला। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम में आता है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखें। यहां पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा क्या है, तो थीटा देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। मान लो कि ए वेक्टर ऐसा रहा हो, बी वेक्टर कुछ इस तरह से रहा हो, इनके बीच का एंगल थीटा रहा हो। अब मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन एक जैसी हो जाए, ए वेक्टर भी इधर ही की तरफ हो, बी वेक्टर भी इधर ही की तरफ हो, तो थीटा को हम 0 ले लेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। मान लो कि अपोजिट हो जाए तो थीटा को हम 180 लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक इसी तरह से होता है स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट। देखो इसमें क्या करते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है, तो हमें लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए आता है आपका ए बी कॉस थीटा। इसमें देखो डायरेक्शन नहीं आई, तो इसका जो रिजल्टेंट निकला ये स्केलर निकला। पहले वाले का रिजल्टेंट वेक्टर था और दिशा पता चल रही थी हमें एन कैप से। एन यहाँ पर एक जनरल टर्म है, एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो सिर्फ 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन उसके पास होती है। लेकिन हमने जब स्केलर प्रोडक्ट किया तो स्केलर प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल के आया ए बी कॉस थीटा। इसमें कहीं भी आपको डायरेक्शन दिख रही, कहीं भी किसी भी नंबर के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया नहीं, यानी कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट।
इन दोनों फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं, और समांतर चतुर्भुज के नियम में जो फॉर्मूला आएगा उसको भी आपको याद करना है। तो आइए हम समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है कि समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो त्रिभुज के नियम से ही आया है, लॉ ऑफ ट्राइंगल से। अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्राइंगल से कैसे निकला। उससे पहले हम लॉ ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन समझते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन फिजिक्स में नहीं पूछी जाएगी, फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये लॉ यूज कैसे करते हैं इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी मैथमेटिक्स में भी आपको हेल्प हो जाए, इसलिए इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिख दी है। सबसे पहले हिंदी में पढ़ते हैं। देखो, इस नियम के अनुसार अगर हमें दो वेक्टर का परिमाण निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, और समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं से अगर हम दोनों सदिश राशियों को निरूपित करें। आसन्न भुजाओं का मतलब होता है एक दूसरे से सटी हुई। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वाली और ये वाली आसन्न हो गई, ये और ये भी आपस में आसन्न है, ऐसे ही ये और ये भी आपस में आसन्न है। ठीक उसी तरह से ये दोनों साइड्स भी आपस में आसन्न भुजाएं मानी जाएंगी। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि अगर हम समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से दो वेक्टरों को निरूपित करें, यहां पर हमने निरूपित किया पी वेक्टर को और क्यू वेक्टर को, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो कि इन आसन्न भुजाओं के मिलने वाले बिंदु से जाता हो वो इन दोनों वेक्टरों का परिमाण बताता है। देखो सिंपल सी बात है, आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, उसकी दो आसन्न भुजाएं लेनी हैं एडजेसेंट साइड्स, और वहां से आपको पास कराना है एक विकर्ण। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या डिनोट करेगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। इसका डेरिवेशन हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होगा। मैं यहाँ पर अलग से बना के दिखा देता हूँ। मान लो कि ये था क्यू वेक्टर, दूसरा था पी वेक्टर। हमने यहाँ पर बनाया एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज बना के इसका विकर्ण बनाया। तो ये जो विकर्ण बनेगा ना, ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर को डिनोट करेगा। और यहाँ पर देखो फिगर में ये क्यू वेक्टर है, तो इसकी समांतर जो भुजा होगी वो भी क्यू वेक्टर होगी, तो ये भी क्यू वेक्टर हो गई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पी वेक्टर बनाया, फिर क्यू वेक्टर बनाया, और हमने पी को क्यू से मिला दिया। यही तो लॉ ऑफ ट्राइंगल था। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ ट्राइंगल और समांतर चतुर्भुज का नियम एक ही चीज को बताता है और एक ही जैसे हैं ये। हालांकि इनमें अंतर है, अंतर सिर्फ इतना है कि वो हमने ट्राइंगल मेथड इसमें यूज किया था और इसमें हमने यूज किया है पैरेललोग्राम मेथड। तो ये तो हो गया नियम जो आपको याद रखना है, जिससे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकें। लेकिन इसका यूज कैसे होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो इस फिगर में आप देखें, ये छोटा वाला तो एंगल है अल्फा, ये है पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर है। यहाँ पर क्यू वेक्टर आप जरूर लिखना पहले। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। क्यू वेक्टर की चूंकि समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं भी समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये भी क्यू वेक्टर तो ये भी क्यू वेक्टर पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो ये हमारे पास क्यू वेक्टर आ गया। अब एक बात बताओ आप, अगर ये एंगल थीटा है, ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये पूरी क्यू है, तो जो आप इस फिगर में ए डी देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा। देखो एंगल के साथ वाली साइड हमेशा आती है कॉस के साथ, तो ये हो जाएगी क्यू कॉस थीटा। आती कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और एंगल की फ्रंट वाली साइड आती है क्यू साइन थीटा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सी डी की वैल्यू क्यू साइन थीटा और ए डी की वैल्यू क्यू कॉस थीटा आई कैसे है। देखो साइन थीटा लगाता हूं मैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी अगर इसमें थीटा है तो परपेंडिकुलर जो लंब होगा ना, लंब हमेशा सामने वाली भुजा को लेते हैं। तो यहां पर लंब है सी डी, तो ये आ गया सी डी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है क्यू। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो सी डी कितना निकल के आ जाता है क्यू साइन थीटा।
ठीक इसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा लगाएं तो थीटा की जो एडजेसेंट साइड होगी आसन्न भुजा वो होती है बेस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना था एडी, हाइपोटेनियस कितना था क्यू, तो यहां से एडी निकल के आ गया क्यू कॉस थीटा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखो हम ट्राइंगल ओ सी डी को देखते हैं। ओ सी डी को देखिए, यहां पर ये वाला एंगल है 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि हमने इसको 90 डिग्री बनाया। ये 90 डिग्री है तभी तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूला लगा पाए। ये 90 नहीं होता तो हमें फॉर्मूले लगा ही नहीं पाते। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ओ सी डी की, कौन सा ट्राइंगल ओ सी डी, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो ओ सी का स्क्वायर होगा ना, ओ सी का स्क्वायर, चूंकि ये हाइपोटेनियस है, ओ डी के स्क्वायर और सी डी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ओ सी, ओ डी और सी डी इन सब की वैल्यू रखते हैं। हमें बेसिकली निकालना है आर। तो ओ सी तो कितना है आर है रिजल्टेंट, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ओ डी कितना है, देखो ओ डी हो जाएगा, ये पी था और ये है क्यू कॉस थीटा। ओ डी हो गया पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका टोटल का होल स्क्वायर। सी डी की वैल्यू कितनी आई थी क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, ये आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 PQ कॉस थीटा, और यहां से निकल के आया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, चूंकि कॉस है ना यहाँ, ये प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है मैंने। तो यहाँ का क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ के क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर हम क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लें, कैसे, पी स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म से मैंने क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक टर्म हमारे पास वैसा का वैसा बच गया 2PQ कॉस थीटा। अब आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। आगे का मैं यहाँ पर लिख रहा, तो ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यों आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और 1 का क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लेशन क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहें आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग कैसे करना है। मतलब कि आपके पास अगर P होगा और Q होगा और आपसे R निकलवाया जाएगा और दोनों के बीच का एंगल थीटा भी दिया होगा, तो डायरेक्ट आप इसका यूज करके निकाल लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड को करता हूं साफ। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि आपके पास दो वेक्टर हैं, P वेक्टर और Q वेक्टर, उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका स्क्वायर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा होता है, या फिर R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, आप इसको भी लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि रिजल्टेंट पी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, यहाँ पर एंगल को लिया हमने अल्फा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ tan अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है सी डी कितना निकला था क्यू साइन थीटा, और बेस कितना है, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ओ सी डी, तो अल्फा एंगल है ना, तो इसके साथ वाला बेस होगा, और बेस कहाँ से कहाँ तक का होगा, ओ से लेकर के डी तक, तो ओ डी बेस हो गया। ओ डी की वैल्यू होगी पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से आप एंगल को दे सकते हैं, यानी कि हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला तो ये, इसको आप किसी भी तरीके से लिखें, और दूसरा फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ से आपका अल्फा निकल आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, इन्हें हम ऐड कैसे कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन सेम हो या फिर अपोजिट हो तो सिंपली ऐड हो जाती हैं, नहीं तो हम यूज करते हैं ट्राइंगल लॉ को। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़े, एक पढ़ा हमने क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा हमने पढ़ा
डॉट प्रोडक्ट। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उससे हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए, एक तो आर को निकालने के लिए और एक अल्फ़ा को निकालने के लिए। आप इस सब को नोट कर चुके होंगे। देखिए कूलाम्स लॉ में और पूरी फिजिक्स में इसका यूज होगा, इसलिए आपको ये पहले ही पढ़ाना ज़रूरी था। आप लोग कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी जो है वीडियो बनाने का मन करेगा, उत्साह आएगा। अगर आप पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा? आप ही लोगों के लिए तो वीडियो बनाया जाता है कि आप लोग पढ़ें, आप लोग कुछ सीखें। अगर आप लोग रेस्पॉन्स ही नहीं देंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, वीडियो पर कमेंट नहीं करेंगे, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। जय हिंद, जय भारत।